बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसन अमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाजरीन, आज सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर इशू के हवाले से। तो कश्मीर इशू के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं लाइन पर हमने लिए हैं, डॉक्टर राजा जायद खान हैं, साबिक उम्मीदवार हैं और रहनुमा PTI वस्तीबाग हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के मेंबर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पे हमारे मेहमान हैं मियाँ ज़ीशान रज़ा, कालिम निगार हैं और PP के मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप दोनों जो मेरे मेहमान हैं, आपका इंतहाई शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करेंगे कुछ कश्मीर के हवाले से। तो कश्मीर इशू के हवाले से जो वहाँ की सिचुएशन है, आप सब जानते हैं कि कैसी सिचुएशन है वहाँ पे। ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनली तौर पर वायलेशन हो रही है और उस पर यूनाइटेड नेशन कितना रोल दे रहा है। और अभी जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं ख़ास करके, वो भी इस पर बरमला तनकीद कर रही है इंडिया पर। और यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस, वो भी पिछले दिनों भारत में आए और उन्होंने भी उन पर खासी तनकीद की। तो डॉक्टर राजा जायद खान साहब, आप गहरी निगाह रखते हैं इन तमाम तर इशूज़ पर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे कि कैसे इन मामलात को सेटल किया जा सकता है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर आप ही की गवर्नमेंट है। जी बहुत शुक्रिया एहसन साहब। कश्मीर हमारा एक ऐसा सुलगता हुआ इशू है जो जब से तहरीक पाकिस्तान चली और तहरीक आज़ादी कश्मीर चली आज तक हलफ तलब है। आज से यानी 37A की इंट्रोडक्शन से पहले जब उसका और 370 के आर्टिकल की एब्रोगेशन हुई, उसके बाद कश्मीर ने इंटरनेशनल सतह के ऊपर ज़मीर के जो कॉन्शियस रखने वाले लोगों के लिए एक नया पैगाम दिया कि इंडिया हिंदुत्व के नजरिए को परवान चढ़ाने के लिए उसकी तोसी पसंदाना निज़ाम बिल्कुल उसी अंदाज से कर रहा है जिस तरह नाजी निज़ाम और बाकी इस तरह की तहरीकें थी, और वो कश्मीर को उसने एक खास पैराडाइम के अंदर ला के जिसको हम मजहबी रंग दे के उसकी अब एक नई कोशिश बिलखुसूस मकबूजा जो भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रही है, जिसके ऊपर न सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा, उनकी जो इंसानी हकूक़ के अदारे हैं, वो भी बड़ी तफसील से इसके ऊपर लिखते जा रहे हैं और तफसील से इसके ऊपर बोलते जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अरसे बाद एक बार फिर कश्मीरियों की कुर्बानी की वजह से, मुआस्सर स्वार्थकारी की वजह से, बल्कि आपको पता है कि अभी चंद दिन पहले 27 अक्टूबर को पूरी दुनिया में रहने वाले कश्मीरियों के अंदर योम स्याह के तौर पर जिस दिन भारत में अपनी फौजें कश्मीर के अंदर दाखिल की थी, और वैसे चूंकि आपने हवाला दिया कि हमारी गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर के अंदर और वहाँ बेस कैंप की गवर्नमेंट की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कोर इशू कश्मीर के साथ कनेक्टेड है। और आज़ाद सदर रियासत जो आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस वक्त उन्होंने न सिर्फ पिछले काफी अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कौंसिल के मेंबरान के सामने न सिर्फ कामयाबी से पेश किया, बल्कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर उन्होंने मरहलवार उसी तरह जाके कॉन्फ्रेंसेज की, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट किए, डिप्लोमेट से मिले और 27 तारीख को भारतीय सफारत खान 27 अक्टूबर को भारतीय सफारत खान के सामने कश्मीरियों ने जो अपना मैसिव प्रोटेस्ट रिक्वेस्ट रिकॉर्ड करवाया, उसकी वेव्स रहेंगे, उसकी रेजोनेंस है जो अभी अमेरिकन सेंटर्स के भी आ रही है, यूरोपियन सेंटर्स भी उसके ऊपर बड़े ओपनली अब बोलना शुरू हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के तो सेक्रेटरी जो थे वो पहले भी पाकिस्तान में जब सैलाब के दौरान आए, उन्होंने हालांकि सैलाब एक और इशू था पाकिस्तान को, उसकी साइडलाइंस के ऊपर भी कश्मीर के ऊपर बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा। और इन सारे पैरामीटर्स के दरमियान में जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो जो डोनाल्ड ब्लूम है जो अमेरिकी सफीर है पाकिस्तान में, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर आके आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स का न सिर्फ वज़ात खुद दौरा किया अपने
भारतीय एहलकारों के हमरा, बल्कि उन्होंने ये जो इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है उसका मौसर जवाब भी दिया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कहीं पाकिस्तान ने कहीं अल्लाह ना करे कोई जबरी किस्म की कोई तकसीम, कोई जुल्म जबर का एक एलिमेंट शुरू किया हुआ, उसका भी खुद वज़ारत मुशाहिदा किया। आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से गवर्नमेंट अमेरिकन सफीर ने अंदर अपने किया, और उन्होंने जो मीडिया टॉक जो की बिलखुसूस बम्बई में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के साथ मिलके उस टॉक्स का इंडिया ने जिस तरह उसका वावेला किया उसके ऊपर, उन्होंने आज़ाद कश्मीर बोला। आज़ाद कश्मीर डेफिनेटली कहना इटसेल्फ एक बहुत सिग्निफिकेंट है, सही, कि उन्होंने कश्मीर को आजाद की तरफ लेके गए। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे सिग्निफिकेंस थी कि आज तक जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स आए हैं वो उसको पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर कहते थे। ये पहली अमेरिकी शख्सियत थी जिन्होंने इसको आज़ाद कश्मीर का नाम दे के बुलाया, और न सिर्फ लोकल मीटिंग्स में कहा बल्कि प्रेस, इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस के ऊपर वो कोट किया उसको बाकायदा, और उसकी ब्यूटी से भी वो मुतासर हुए और उनके अपने ख्यालात का भी इज़हार किया। इस कंटेस्ट के ऊपर फिर जब इंटरनेशनल अरीना में ये जब बात जाती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। Exactly. और उसको काउंटर करने के लिए अब इंडिया ने, आपको पता है, उन्होंने एक नया तरीका शुरू किया है नए आर्टिकल्स, नए कानून इंट्रोड्यूस करवा रहा है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी मैं आपसे जानूंगा कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट इसमें क्या रोल दे सकती है। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। मैं मियाँ ज़ीशान रज़ा साहब जो कालम निगार हैं और मरकज़ी रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ बढ़ूँगा और आपसे जानूँगा कि वज़ीर ख़ारजा अभी आपके हैं और मुत्तहिदा अपोजिशन की जो साबिक अपोजिशन थी उनकी गवर्नमेंट है अभी पाकिस्तान में, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि कश्मीर इशू के हवाले से जो आपका स्टांस है और इसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है? जी जी मोहतरम, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वज़ीर ख़ारजा साहब भी हमारे ही हैं, मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत अच्छी ख़ारजा पॉलिसी लेके चले हुए हैं कश्मीर इशू पे, और काफ़ी अच्छा जो है ना वो इक़दाम किए हैं उन्होंने। और बाहर भी जहाँ भी गए हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में उनको गुफ्तगू करने का मौका मिला है, तो उन्होंने कश्मीर इशू को जो है ना मद्देनजर रखा है, सबसे पहले उस पे बात की है। और साबका गवर्नमेंट ने 4 साल में जो है ना 3 साल 8 माह की गवर्नमेंट में कश्मीर इशू को बहुत पीछे जो है ना धकेल दिया। कश्मीर के ऊपर हमें 3 अगस्त 1947 की जो तहरीक थी उसको लेके चलना है। फिर दोबारा अगर हम उसको लेके चलते हैं तो हम इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। और जो उस तहरीक के मुजाहिद थे, गाजी थे, उनके जो बेटे हैं वो भी माशाल्लाह सियासत में है और कादावर शख्सियत उनको समझा जाता है आज़ाद कश्मीर में। उनको भी चाहिए कि अपने बावजदाद की जो छोड़ी हुई तहरीक है उस तहरीक को लेके चलें, उस तहरीक पे जो है ना जोर दें, और इनको चाहिए कि उसको तहरीक को जो जहां से छोड़ा गया था वहां से लेके चलें। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तरीके से जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनको बताया जाए कि 1947 को 3 अगस्त को जो नीला भट्ट के मुकाम से तहरीक शुरू हुई थी, तो उसका एजेंडा क्या था, उसके समरात क्या हासिल हुए। एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं। उस हवाले से फिर आगे चलना चाहिए। और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कुछ भी करती नजर नहीं आ रही कश्मीर इशू पे। और आप किस आजाद कश्मीर पे मियां साहब बेस कैंप है तहरीक आजादी कश्मीर का, मियां साहब आप तो इन्होंने सियासत की मदद कर दी है। मियां साहब आप ये बताएं कि आप किस गवर्नमेंट पे कह रहे हैं? आप आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की कह रहे हैं या पाकिस्तान गवर्नमेंट की कह रहे हैं? आजाद कश्मीर गवर्नमेंट की कह रहा हूँ कि इन्होंने जो है ना सियासत की नजर उसको कर दिया हुआ है। इन्होंने कुछ दिन पहले असेंबली में क्या किया राजा फरूक हैदर साहब के साथ ना, तो इनको चाहिए कि ऐसा ना करें, कोई मुस्बत करें, तहरीक आजादी कश्मीर को आगे लेके चलें। आगे वाली नस्ल को मोटिवेट करके साथ चलाएं। ये तो खारजा माल पे तो पाकिस्तान जंग लड़ रहा है हमारे जो है ना
वजीर खारजा साहब बहुत अच्छी जो है ना उस पे मुस्बत जो है ना हिकमत अमली अपनाई हुए हैं, मियाँ तो साहब इंशाल्लाह ताला उसके अमरात नजर आएंगे आपको जी। मियाँ साहब डॉक्टर राजा जायद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या ये जो असम्बली में आपने किया राजा फारूक हैदर खान साहब के साथ, और जो आप कश्मीर इशू के हवाले से आप कह रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, तो क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? एहसन साहब, मुझे अफसोस हो रहा है कि हम जब भी तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात करते हैं उसमें अपनी लोकल पॉलिटिक्स को ले आते हैं और पार्टियों को ले आते हैं। मैं मियाँ साहब की बातों पे अफसोस के अलावा उनकी रिकॉर्ड रखने के लिए, ये वही असम्बली है, ये उन्हीं की गवर्नमेंट है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब उनके वजीर आजम थे, जिनको इन खास इल्काबात और अल्फाज से पुकारा जाता था। ये आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर जो कुछ सियासी जमातों का पर्सनल किरदार है, लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से शायद मियाँ साहब को याद दिलाना पड़ेगा कि इससे पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सूबा तनवीर इलियास खान, सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, गवर्नमेंट सदर और वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे चलती है। असम्बली के एक किसी इश्यू को, नाखुशगवार इश्यू को बदशुमार लाके उसके अंदर तहरीक आज़ादी कश्मीर को मैलाइन नहीं करना चाहिए। ये कोई खुशगवार अमल नहीं था। शायद इसी वजह से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सूबा तनवीर इलियास साहब ने फ्रंट रोल पे आके न सिर्फ पूरी आज़ाद कश्मीर की क़यादत, सियासी जमातों और सियासी कारकुनों से माजरत चाहिए, बल्कि उन्होंने उसके ना करने का भी दिया और एक अपनी खैर सगाली का पैगाम पहुंचा, और मेरा ख्याल है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उसको अब कोट करना तो आए सियासी गिमिक्स के अलावा, सियासी बार्गेन के अलावा तो मुझे नजर नहीं आता। जहां तक आप अगर उसको देखें तो अभी 27 अक्टूबर गुजरा है, योम स्याह पूरी दुनिया और आज़ाद कश्मीर में कश्मीरियों ने मनाया है। मैंने पहले भी कोट किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर, भारतीय सफारतखाना न्यूयॉर्क के बाहर जब कश्मीरी, तो उनमें से कोई कैद तो नहीं थी कि वहां से पीटीआई के वर्कर्स आए, वहां का अक्रॉस द बोर्ड सारी जमातों के लोग आए, सही। और अक्रॉस द बोर्ड हर तबका फिक्र में अपना। और शायद ये हमारे इंटरनल डिफरेंसेस को इस तरह प्रोपेगेंडा, हम सियासत करते रहेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर तो डिबेट हो सकती है, लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर सियासत से मुबर्रा है, पार्टियों से मुबर्रा है। मैंने अभी आपको हवाला दिया कि इंडिया 37A आर्टिकल और 370 की एब्रोगेशन के बाद एक नई प्लानिंग कर रहा है। उसमें जाली डोमिसाइल इजरा करके 40 लाख से ज्यादा खास रीजन के अंदर जो हमारी जो डेमोग्राफी ऑफ द कश्मीर थी उसको करने की कोशिश कर रहा है। उनको अब वोटर लिस्टों की हद तक उनको ले आया है, और हम अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर पड़े हुए हैं। मुझे बताएं फॉरेन ऑफिस लेवल पे इसके ऊपर अभी तक क्या है? जिस इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर आलम इस्लाम का मुकदमा लड़ा, पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर के सफीर के हैसियत से मुकदमा लड़ा, अभी वो नहीं है, तो हमें इंटरनेशनल फ्रंट के अंदर हमें वो प्रॉब्लम सामने आती जा रही है। तीसरी बात, डॉक्टर साहब कुछ बात करनी है करंट इश्यूज़ के हवाले से भी, तो क्योंकि टाइम की कमी है तो मैं आपसे पूछूंगा, इन शॉर्ट आप इसमें जवाब दीजिएगा। लॉन्ग मार्च जो जारी है पाकिस्तान के अंदर, क्या समझते हैं इससे कुछ निकलना है या ऐसे ही होगा कि जैसे पहले लॉन्ग मार्च होते थे? इन शॉर्ट बताइएगा। मेरा ख्याल है ऐसा था, पाकिस्तान की तारीख का एक नया दहारा सेट होने जा रहा है। जिस अंदाज से आज तीसरा दिन है, अवाम पैदल गाड़ियों के अंदर, बच्चों को लेके, औरतों को लेके, बूढ़ों को लेके, यानी हर तरफ का फिक्र जिस तरह इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ निकल के बाहर आ चुका है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और उनके आलाकारों को अब समझ नहीं आ रही कि हमें रेस्क्यू करें। देखें, लॉन्ग मार्च गवर्नमेंट उल्टाने के लिए नहीं आ रहा। खान साहब पिछले जब से गवर्नमेंट उनकी गई है वो एक ही बात कह रहे हैं, और उससे पहले यही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के सारे कारिंदे यही बात कर रहे थे कि फ्रेश इलेक्शन करवाएं ताकि नया इलेक्शन। हम भी उस इलेक्शन के अभी भी कल भी खान साहब ने एक ही पैगाम दिया है कि फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दें, और उसके बाद अवाम के, पाकिस्तान की अवाम फैसला करेंगे कि वो किसको मैंडेट देना चाहते हैं। जिसको पाकिस्तान की अवाम मैंडेट दे कि यही लॉन्ग मार्च की कामयाबी का असर होगा, वही पैमाना होगा उसका।
जी सही। मियाँ ज़ीशान रज़ा साहब, आप पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, आपने भी लॉन्ग मार्च किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में, तो आप क्या कहेंगे कि आप इसे ऑन करते हैं कि ठीक है ये होना चाहिए जो लॉन्ग मार्च अभी पाकिस्तान में चल रहा है इमरान खान की क़यादत में? जी बिल्कुल। पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो इमरान खान साहब कश्मीरियों के सफ़ीर थे, बहुत काम किया उन्होंने कश्मीर इशू पे। तो ये मोहतरम शायद डॉक्टर साहब को पता नहीं है कि 370-35 ये था जो उसका खात्मा इंडिया ने, हिंदुस्तान ने किसके दौर में किया और आगे इमरान खान के गवर्नमेंट ने क्या किया उसके साथ ना, तो खामोशी इख्तियार की रखी। तो उन्होंने बड़ी आसानी से जो है ना कश्मीर को 3 टुकड़ों में तकसीम करके उस पे वो ना अपना कब्जा जमा के तो नक्शे में जाहिर करने लगे कि ये हमारी रियासत है। तो इससे पहले तो 72 साल में ऐसा नहीं हुआ ना कि किसी ने जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को चेक करा हो तो वो 370-35 का जो है ना खात्मा किया हो। तो दूसरा लॉन्ग मार्च डॉक्टर साहब आपको टाइम दिया जाएगा। डॉक्टर साहब और शायद नक्शा वो आज का नहीं दे रहा, वो जब से उसने एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर की है वो अपने नक्शे के अंदर शो करता आया है और करता चला जा रहा है। अब वो नक्शों से बढ़कर डेमोग्राफिक चेंज की तरफ आ रहा है। डॉक्टर साहब, डेमोग्राफिक चेंज में इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है। अभी जो ताज़ा तरीन इकदाम किए हैं जिस अंदाज से उन्होंने फोर्स डिस्टर्बेंसेस और जिनसी दरिंदगी का इंडिया मुजाहरा कर रहा है उसके ऊपर मेरा ख्याल है एमनेस्टी इंटरनेशनल आवाज उठा चुका है। ह्यूमन राइट्स डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हकूक़ का इदारा है आवाज उठा चुका है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के मुंह से अभी तक 2 लफ्ज़ उसके मुताल्लिक़ नहीं। डॉक्टर साहब आपको टाइम दिया जाएगा। 4-5 महीनों के अंदर जो जुल्म और सितम जारी है सर आपको टाइम लफ्ज़ नहीं निकाल सके, आप उसके ऊपर बात करें। सर आप अपनी गवर्नमेंट को क्या तजवीज़ देंगे और उनको किस तरह मजबूर करेंगे कि उनके मुंह से कश्मीर निकल सके किसी तरह। सर आपको टाइम दिया जाएगा। जी मियाँ ज़ीशान रज़ा साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल। वो कश्मीर इशू पे बड़ी अच्छी जो है ना मुस्बत जो है ना गुफ्तगू करते हैं हमारे जो लीडर हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब। और दूसरा ये है कि पीटीआई वाले लोगों का ये बड़ा मसला है कि ये जो है ना बहस पे बहुत जो है ना जोर देते हैं। तो दूसरा ये है कि पॉइंट पे बात करनी चाहिए। और मलिक यासीन साहब को जब हिंदुस्तान की अदालतों ने उनको जो है ना उम्र कैद सुनाई और उन्होंने कहा कि ये ना समझिएगा कि ये उम्र कैद कोई 25 साल की है या 50 साल की है, ये आखिरी सांस तक आपकी उम्र कैद है। तो उसकी बेटी बेचारी इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी विशाल मलिक साहबा के साथ और वो रो रही थी और कह रही थी कि अंकल इमरान जो है ना आप अपना जो है ना मार्च जो पिछला इन्होंने किया था तो इसको जो है ना मुलतवी कर दे और मेरे डैडी को वो जो है ना सजा दे रहे हैं तो उनके लिए निकले। तो उस वक्त जो हमारे कश्मीर के सफीर थे उन्होंने जो है ना कश्मीर इशू पे या मलिक यासीन की कैद पे क्यों नहीं आवाज उठाई, क्यों नहीं अपना जो है ना लॉन्ग मार्च को मुलतवी किया और उनके लिए मियाँ साहब ये बात भी पूछते हैं डॉक्टर जाहिद साहब से। इमरान खान साहब ने कश्मीर की बेटी की आवाज को लब्बैक कहते हुए फिर आप अपने मौके पे बात कीजिएगा, मैं बिल्कुल आराम से बात सुन रहा हूं जी। मलिक के नाम किया तो दूसरा इंटरनेशनल मीडिया पे पूरी दुनिया पे अपना पैगाम डॉक्टर साहब आपको टाइम दूंगा। डॉक्टर साहब आपको टाइम मिलेगा फिर आप बात कीजिएगा, उन्हें काइंडली कंटिन्यू करने दें। जी मियाँ साहब लॉन्ग मार्च की बात की चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने एक जो है ना अपना मंशूर के हवाले से लॉन्ग मार्च किया था, महंगाई इशू पर लॉन्ग मार्च किया था। उनका एक अवाम के लिए जो है ना अवाम के मुफादात के लिए तो अभी भी वो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च है वो अवामी मुफादात के लिए नहीं है, वो जाती मुफादात के लिए है। तो वो तो अपनी जो है ना हैसियत खो बैठे हैं, ना वो अपोजिशन लीडर है ना वो असेंबली के मेंबर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान किस हैसियत से उनके साथ जो है ना मशावरत करके जो है ना आर्मी चीफ की तकर्री करें या इलेक्शन डेट दें या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाएं, तो वो तो अपनी हैसियत खो बैठे हैं। वो तो असेंबली में कुछ नहीं है। ओके वो तो जैसे एक आम इंसान है वैसे वो है। मियां साहब आप कोई भी
مشاورت نہیں کرے گا ان کا لانگ مارچ بالکل آئے گا جائے گا, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میاں صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی بات بھی بجا ہے کہ جو ایشوز ہیں خاص کر کے عام آدمی کے, اس پر ڈسکشن زیادہ ہونی چاہیے, اور جو ہمارے نمائندے ہیں جنہیں ہم اسمبلی میں بھیجتے ہیں کوشش یہ کریں کہ وہ عام آدمی کے لیے زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں. ڈاکٹر راجہ زاہد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے پوچھوں گا, پی ٹی آئی وسطی باغ کے آپ سابق امیدوار بھی ہیں اور وزیر اعظم ہمارے آزاد کشمیر کے جو ہیں وہ بھی وسطی باغ سے ہی نومینیٹ ہوئے ہیں, وہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ترقیاتی جو کام چل رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے, خوش ہیں یا نالاں ہیں ان کی تمام تر پالیسیوں سے؟ دیکھیں, پالیسیوں سے خوش اور نالاں تو 100% تو سیٹسفیکشن کسی کو نہیں ہوتی. ہمیں خوشی یہ ہے کہ ہمارا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہے جس کا ویژن ہے, جس نے پریکٹیکلی پاکستان میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. آزاد کشمیر میں کرنا چاہ رہا ہے لیکن پاکستان کے جو پی ڈی ایم کا چوچو کا مربع جو ہے وہ ہمیں قدم قدم پہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتا جا رہا ہے. سب سے بڑی مثال کہ ہمیں جو نارمل بجٹ, دیکھیں یہ سیاسی استحکام اور اپنی سیاسی مفاہمت, سیاسی تصادم اپنی جگہ پہ, آزاد کشمیر کی تاریخ رہی ہے کہ آزاد کشمیر کی جو بھی گورنمنٹ رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب یہاں پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی پر نون لیگ حکومت کرتی تھی اس وقت, جب یہاں پہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے تو پاکستان میں خان صاحب آئے, انہوں نے بجائے فنڈز کی کٹوتی کے فنڈز کا اضافہ کیا, بلکہ پروپوز کیا ایک علیحدہ 5 ارب کا ڈیولپمنٹ پیکیج, لیکن وہ ہمیں پاکستان کے معروضی حالات, سیاسی حالات کی وجہ سے موقع نہ مل سکا. تو ہمیں جو نارمل بجٹ ہے جس کے اندر وہ آزاد کشمیر حکومت, آزاد کشمیر کی اپوزیشن اسمبلی میں اپنا اظہار خیال کر چکی ہے, بلکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس خان نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو یہ بات کہا کہ آپ اپنی پارٹیوں کو یہ مجبور کریں کہ آزاد کشمیر کا جو نارمل ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹل بجٹ ہے اس کے اندر کٹ مت لگائیں. پاکستان میں عیاشیاں ہو رہی ہیں, 63 کی کابینہ آئین اجازت دیتا ہے, 90 تک پہنچ چکی ہے, ادھر تو ان کو علماء تلوں سے فرصت ہی نہیں ہے, اور سارا فنڈ وہ کے پی کے, پنجاب, جی بی اور کشمیر کا فنڈ کٹ کر کے اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس حالات یہ ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اپنی نارمل جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے بھی بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ڈیولپمنٹل بجٹ ہمیشہ ایسے صاحب اس وقت ہوتے ہیں جس وقت آپ کا فنڈ واپس ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا سورس آف انکم یا ہمارا فنڈ کا سورس ہے وہ پاکستان ہے, اور پاکستان جب ہمیں 40% کٹ تو اس وقت تک لگا چکا ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہم تیسرے کوارٹر میں انٹر ہو رہے ہیں, اور تیسرے کوارٹر کے اندر دوسرا کوارٹر کا اینڈ جا رہا ہے, اور یہ حالات یہ ہیں کہ ہمیں نارمل جو اسکیمز کا بجٹ بھی ہے وہ 50-60% ہمیں ریلیز نہیں ہو رہا. تو مجھے بتائیں, ویژن اپنی جگہ پہ موجود ہے, پلاننگ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ابھی لاسٹ تقریباً چند ہفتے پہلے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے تھرو ہمیں پروجیکٹ ملے, ہمیں اپنے پروجیکٹ کو کنورٹ کرنا پڑا اس سائڈ پہ, جو ہم نے نارمل بجٹ کے اندر لانے تھے وہ ہمیں ان سے ریکویسٹ کر کے لانا پڑا. ہمیں امریکن سفیر کو ریکویسٹ کرنی پڑی کہ آپ ہمیں کوئی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پروجیکٹس فائنینس کریں, ڈاکٹر صاحب کشمیر کے اندر جو مینوور کرنا سکے, ڈیلیور کر سکے, ڈاکٹر صاحب آپ کو پروجیکٹ جو وی این ہے, جو پلاننگ ہے اس کے اوپر ایگزیکیوشن کر سکے. اس لیے پلاننگ بھی موجود اور اس کی ساری چیزیں موجود, فنڈز ہوں گے تو ڈیلیور ہوں گے, اور پھر لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. جی سے جب عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا تو آزاد کشمیر ترقی کرے گا. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ عام آدمی کو ترقی کرے آزاد کشمیر کا, یا وہ آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ ہوگی تو پوری دنیا کے اندر ڈیفینیٹلی کشمیر ایشو کو بھی. ڈاکٹر صاحب اصل میں ٹائم کی کمی ہے, ٹائم کی کمی ہے. میں آپ سے بات بڑی تفصیل سے کرنا چاہ رہا تھا, بیچ میں آپ کو کٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا, ابھی ٹائم کم ہے. چھوٹا سا کوسچن میں میاں صاحب کی جانب بڑھاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا, سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت تھی, ابھی یہ سچویشن ہے کہ صرف یہ سندھ کی جماعت ہو کر رہ گئی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان شارٹ جواب دیجیے گا کائنڈلی. محترم, پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی ایک بڑی جماعت تھی, اب بھی بڑی جماعت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کے الیکشن میں آپ کو نظر آئے گی پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں, اور بہت جلدی آزاد کشمیر کے اسمبلیوں میں بھی پیپلز پارٹی نظر آئے گی. تو پیپلز پارٹی ہے تھی نہیں جناب. اوکے, صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب
آپ سے یہ پوچھوں گا کہ وسطی باغ سے آپ سابق امیدوار اسمبلی بھی رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیں گے عام آدمی کے لیے اور خاص کر کے وسطی باغ اور باغ کے لوگوں کے لیے؟ ابھی تک آپ کا کیا ویژن ہے اور آگے کیا پالیسیز جاری رکھیں گے؟ احسن امیر صاحب، پورے وسطی باغ کے لیے ہم نے ریٹن کی شکل میں مختلف یونین کو، ہماری نان یونین کونسل ہیں، نان یونین کونسل کے لیے ریٹن پروپوزل اپنے اپنے پیکیج کے ضمن میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو ہم نے ریٹن داخل کی بھی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی پریس کانفرنسز کے اندر، میڈیا ٹاکس کے اندر، انڈیویجول میٹنگز کے اندر اور جو چھوٹے کارنر میٹنگز کے اندر بھی اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں صرف پرابلمس فنڈز ہمیں اگر ہمارے نارمل بجٹ ہی ہمارا ریلیز کر دے تو ہم آزاد کشمیر سمیت وسطی باغ کی بھی ڈیفینیٹلی اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ ہاں، اگر فنڈز ہی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں نہیں دے گی تو ڈیفینیٹلی ہماری پلاننگ اور ساری ایگزیکیوشن دھرے کے دھر ہی رہ جائے گی، اور ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ نہ صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو فیل کرنا پڑے گا بلکہ عام آدمی کو الٹیمیٹلی اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ میاں ذیشان رضا صاحب، آخری کوشچن آپ سے اسپیسیفکلی کر لیں تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ہلی ٹریک ہے، گریٹر واٹر سپلائی اسکیم باغ کی ایکسٹینشن ہے، گریٹر واٹر سپلائی اسکیم پتراٹا جو کفرگڑھ اور ملاقہ دو یونین کونسلوں کے اندر اس کی ایگزیکیوشن ہے، وہ ابھی تک پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے۔ روڈ انفراسٹرکچر کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک کا پہلے بھی وزیر اعظم اعلان کر چکے ہیں۔ باغ کے اندر 3 بڑے پروجیکٹس کا اعلان چکے ہیں، کالجز کا اعلان کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو بیسک انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی جو ٹورزم فیسٹیول نانگا پیر کا ہوا تھا اس کے پر نئے ٹورسٹ پوائنٹس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی فیسلٹیز کی پرووائڈ کرنے کے لیے ہمارا ایک جامع پلان ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں۔ ابھی تک تو ہم اس کے اوپر کافی ایکٹیویٹیز اور وائسز بلند کر چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ، آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میاں صاحب، اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ یہ لانگ مارچ ہے اور پاکستان کی جو ابھی سچویشن ہے کرنٹ، اس حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان شارٹ؟ دیکھیں، یہ جو لانگ مارچ ہے یہ تو ایک فساد جو ہے نا ملک پہ ڈالا جا رہا ہے، اور لوگوں کو بچنا چاہیے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ عوامی مفادات کے لیے ہے ہی نہیں ہے، یہ ذاتی مفادات کے لیے ہے۔ تو یہ انفرادی مارچ ہے، یہ اجتماعی مارچ نہیں ہے۔ تو لوگوں کو پریز کرنا چاہیے ان کے ساتھ شمولیت سے، اور لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو خونی مارچ کر رہے ہیں ان سے اپنی اولادوں کو بچانا چاہیے۔ صحیح۔ یہ کسی بھی وقت جو ہے نا کچھ بھی حالات پیدا لوگوں کر نے سکتے ہیں۔ آپ کی امیدوں کے برعکس لاکھوں کی تعداد میں شرکت کر کے وہ کروڑوں کی تعداد میں بدلنے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ یہ جدھر کروڑوں ہوں گے پھر دیکھیں گے جی، لانگ مارچ سے چل رہا ہے۔ ابھی لاکھوں کروڑوں نہیں ہوئے جناب ڈاکٹر صاحب، اس کی لمبی لائنیں ہیں، جدھر ہوں گے پھر لوگوں کا دیکھیں گے۔ والن استقبال ہے۔ دیکھیے کہیں آپ کی خواہشیں اپنی جگہ پی ڈی ایم کی اور پی ڈی ایم ٹولے کی، لیکن لوگ چونکہ عوام کے لیے مارچ ہو رہا تھا، عوام کی بھرپور شرکت اس کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کو نہیں دیکھ پا رہے تو آپ کی آنکھ ہے، ورنہ پوری دنیا، شاید الجزیرہ اور بی بی سی اس کے اوپر لائیو کمپینز کر چکی ہیں۔ دوسرے انٹرنیشنل جو رشیا ٹوڈے، آر ٹی اور دوسرے ایجنسیز اس کے اوپر کوریج دے چکی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ عوام کی نبض پتہ نہیں کیوں نہیں پہچان پا رہے۔ ڈاکٹر صاحب آخری پیغام، ڈاکٹر صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، آپ آخری پیغام کیا دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ کہوں گا کہ اللہ کرے پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ دوبارہ آئے۔ عوام جس طرح دیوانہ وار عمران خان کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں وہ آئے، تاکہ نہ صرف پورے پاکستان کی تقدیر بنے، اسی کے ساتھ کشمیر کی تقدیر بھی بنے، اور کشمیر کا 2/3 میجارٹی کے ساتھ ایک ایسا پورا پاکستان آزاد کشمیر میں آئے تو دنیا اس کی تبدیلی کو دیکھ سکے جس کا خواب عمران خان نے دیکھا ہوا ہے، جس کا خواب عام آدمی دیکھنا چاہ رہا ہے، جس کا خواب ہمارے بزرگ، مائیں، بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ وہی حقیقی تبدیلی ہے جس کا اظہار وہ اس لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کر کے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر راجہ زاہد خان صاحب، سابق امیدوار رہنما پی ٹی آئی وسطی باغ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جو ہمارے دوسرے مہمان تھے میاں ذیشان رضا، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، پروگرام آپ نے سنا، یقیناً پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔